नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर C2 का। C2 पेपर जिसका कि नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसे हिंदी में समकालीन भारत और शिक्षा कहा जाता है। पहले हम इस विषय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट्स टोटल 5 यूनिट्स में विभाजित है। मतलब आपको इसमें कुल 5 यूनिट पढ़ने हैं और प्रत्येक यूनिट से सामान्यतः 2-2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। यह पेपर कुल 100 अंक का है, इसमें से 80 अंक की परीक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जाएगी और 20 अंक आपको कॉलेज का आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कि आपका असाइनमेंट, पूर्व की क्लास उपस्थिति और आपका बिहेवियर देखा जाएगा। अब हम आते हैं इसके यूनिट्स फर्स्ट पर। तो फर्स्ट यूनिट्स है इसका भारत में शिक्षा अतीत से वर्तमान तक। इस यूनिट के अंतर्गत हमें प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली, जिसे कि हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से लेकर के वर्तमान शिक्षा प्रणाली तक के बारे में जानना और पढ़ना है। इसके अंतर्गत हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली, जैन शिक्षा प्रणाली, संगम काल की शिक्षा व्यवस्था, मध्यकाल की शिक्षा व्यवस्था तथा ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि वैदिक काल का समय क्या था। वैदिक काल का समय 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक कहा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का विकास आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। यह शिक्षा मुख्यतः गुरुकुलों में विकसित हुई थी तथा आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा हमारी प्राचीनतम शिक्षा प्रणाली है, जिसका कि विकास धार्मिक क्षेत्र में हुआ है। मतलब कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ धर्म के क्षेत्र को इस शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। हमारी यह शिक्षा प्रणाली प्रेम, सदाचार और परमार्थ पर आधारित थी। सर्वभूत हिते रतः उस समय के व्यक्तियों का प्रथम कर्तव्य था। उस समय व्यक्ति का लक्ष्य धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करना था। मोक्ष प्राप्त करना ही वैदिक कालीन लोगों का मुख्य उद्देश्य था। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करते थे तथा भौतिक सुखों का वैदिक काल में कोई महत्व नहीं था। अब आते हैं हम वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ पर। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ क्या है?
वैदिक काल में शिक्षा के 4 अर्थ बताए गए हैं: विद्या, ज्ञान, विनय और बुद्ध। जबकि डॉक्टर A.S. अल्केकर ने व्यापक अर्थ में वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में कहा गया है कि यह शिक्षा व्यक्ति को उन्नत एवं सभ्य बनाने के लिए थी। शिक्षा ज्ञान रूपी प्रकाश का स्रोत है, ऐसा वैदिक काल में माना जाता था, जो कि सत्य भी है। यह हमारे शंकाओं और कठिनाइयों को दूर करता है। मनुजस्य ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम समस्त तत्वार्थ विलोम दक्षम, अर्थात मनुष्य के 2 नेत्रों से देखने से जो अपूर्ण रह जाता है, उसे विद्या रूपी तृतीय नेत्र से देखा जाता है। बिना शिक्षा के मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। विद्या से ही मानवता का गुणों का विकास होता है, नहीं तो वह पशु के समान रह जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि वैदिक काल में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसका कि उन्होंने उद्देश्य बनाया है, अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति, कि हम विद्या या शिक्षा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और यही उस समय के लोगों का मानना था कि हम धर्म के मार्ग पर ही चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए वैदिक कालीन शिक्षा का जो भी विकास हुआ वह धर्म के क्षेत्र में हुआ। पूरी धार्मिक गतिविधियां उसमें शामिल की थी। कुछ पुस्तकों में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि उस समय के शिक्षक जो है वो ब्राह्मण ही होते थे, जिसे कि पुरोहित कहा जाता था। इसलिए इसे ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति भी कहा गया है। लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति करना, वही सभी मनुष्यों का उस समय उद्देश्य था कि हम शिक्षा को प्राप्त करके धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। अब हम आते हैं इसका अगले टॉपिक, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श पर। अब हम जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। तो यह वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श जो है वो बहुत सारे पॉइंटों में विभाजित है। हम एक एक पॉइंट करके इस को जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वह है धर्मनिष्ठा एवं ईश्वर भक्ति। देखिए, वैदिक काल में जो है वो धर्म को वरासन पे रखा गया था। वरासन का मतलब होता है उच्च स्थान, मतलब धर्म को वैदिक काल में उच्च स्थान दिया गया था। अतः बालक में शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ईश्वर भक्ति तथा धार्मिक भावना का विकास करना था। उस समय पुरोहित ही शिक्षक हुआ करते थे, इसलिए विद्यार्थी के जीवन में अनेक धार्मिक क्रियाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता था, जैसे कि यज्ञ करना, व्रत करना, प्रार्थना करना,
इन सब धार्मिक क्रियाओं का छात्रों के जीवन में समावेश हो जाता था कि वह धर्म के मार्ग पर चलते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि धर्मनिष्ठा एवं ईश्वर भक्ति में वैदिक काल में इसलिए अधिक महत्व दिया गया था क्योंकि उनका मानना था कि इनके माध्यम से ही हम अपने अपने चरम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि है मोक्ष की प्राप्ति करना। और इसके लिए वह वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि की शिक्षा लेते थे। सभी के लिए अलग अलग समय निर्धारित था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब इसका उद्देश्य एवं आदर्श का दूसरा पॉइंट है चरित्र निर्माण। वैदिक कालीन शिक्षा में उत्तम चरित्र को बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में मानना था कि व्यक्ति का कितना भी बौद्धिक विकास क्यों न हो जाए, लेकिन अगर उसका चरित्र उत्तम नहीं है तो वह सारा बौद्धिक विकास उसका निरर्थक है। चाहे वह वेद का ज्ञाता व्यक्ति ही क्यों नहीं हो, लेकिन अगर व्यक्तियों का चरित्र उत्तम नहीं होता था तो वहाँ के समाज में उसे कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता था। लेकिन इसके विपरीत यदि व्यक्ति वेदों का अल्प ज्ञाता हो या उसे सिर्फ गायत्री या सावित्री मंत्र भी आता हो, लेकिन उसका चरित्र उत्तम हो, तो उसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता था। हमें इस चीज का वर्णन मनुस्मृति से प्राप्त होता है कि मनुस्मृति में किस प्रकार लिखा गया है कि कैसे उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति वैदिक काल में उच्च स्थान प्राप्त करते थे। इस संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर वेद मित्र ने कहा है कि वैदिक काल में छात्रों का एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका अगला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। हम अब चर्चा करेंगे व्यक्तित्व के विकास पर। वैदिक काल में छात्रों के सर्वांगीण विकास किया जाता है। सर्वांगीण विकास होता था कि उसका सभी क्षेत्रों में विकास, जैसे कि धर्म तो प्रमुख था ही, उसमें उत्तम चरित्र हो, उसका व्यवहार कुशलता समाज के अनुरूप हो, व्यक्ति में व्यक्तित्व के गुण जैसे आत्मसम्मान की भावना, आत्मसंयम, आत्मविश्वास तथा अभिव्यक्ति उत्तम हो। व्यक्तित्व के विकास के लिए छात्रों को शारीरिक विकास पर भी विशेष बल दिया जाता था। वैदिक कालीन लोगों का मानना था कि यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व के विकास को उत्तम ढंग से करना है तो उसके लिए छात्रों को पहले शारीरिक रूप से विकसित होना होगा। इसके लिए वैदिक काल में योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार का प्रयोग किया जाता था कि छात्र स्वस्थ रहे, क्योंकि वैदिक कालीन लोगों का मानना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता था। तो कहने का मतलब ये है कि वैदिक कालीन लोग सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास का
एक हिस्सा समझते थे कि जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, और इसमें वह शारीरिक विकास को भी विशेष महत्व दिया करते थे कि छात्र शारीरिक रूप से स्वस्थ हो ताकि वह अच्छी तरह से उसके व्यक्तित्व का विकास करने में सफल हो सके तथा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समुचित ढंग से प्रयास कर सके। इसका अगला पॉइंट है सामाजिक कर्तव्यों का पालन। इस पॉइंट के अंतर्गत विद्यार्थी के जीवन में स्वार्थी जीवन का कोई स्थान नहीं था। शिक्षा प्राप्ति के बाद छात्रों का कर्तव्य था कि वह स्वकेंद्रित जीवन से दूर रहे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में अपने सामाजिक तथा पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करें, अतिथियों तथा विद्वानों का आदर करें, साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार उसकी सहायता करें। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक कर्तव्य के पालन के अंतर्गत छात्र को किसी भी प्रकार के अपनी खुद की मतलब स्वार्थी जीवन से उसे दूर रहने की शिक्षा दी जाती थी कि वह स्वार्थी जीवन नहीं जिए, स्वकेंद्रित जीवन नहीं जिए, उसे ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जिसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं हो और वह अपने सभी कर्तव्यों, जैसे जो पुत्र का कर्तव्य होता है, जो पिता का कर्तव्य होता है, या फिर जो पति का कर्तव्य होता है, उसका वह अच्छी तरह से पालन करें। साथ ही साथ जो विद्वान है, जो अतिथि हैं, उसका समुचित आदर संस्कार करें और यथासंभव उसकी सहायता करें तथा पूरी तरह से स्वकेंद्रित जीवन से वह अपने आप को दूर रखे। इसका अगला जीविकोपार्जन तथा भौतिक समृद्धि की शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा धार्मिक शिक्षा होते हुए भी जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा दी जाती थी। इसका उद्देश्य था कि विद्यार्थी पढ़ लिख कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। पिता अपने पूरा ज्ञान देता था तथा गुरुकुल में शिक्षा वर्ण व्यवस्था के अनुसार दी जाती थी। ब्राह्मणों को अध्ययन, अध्यापन, कर्मकांड की शिक्षा दी जाती थी, जबकि क्षत्रियों को युद्ध विद्या सिखलाई जाती थी। वैश्यों के लिए अंकगणित तथा व्यापार की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जबकि शूद्रों के लिए वैदिक काल में शिक्षा लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसे सामाजिक रूप से सिर्फ व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी कि कैसे किस व्यक्ति की सेवा करनी है। तो इस पॉइंट के अंतर्गत जीविकोपार्जन के साधन का भी वैदिक कालीन शिक्षा में पूर्ण ध्यान रखा गया है कि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे वह अपने कर्मों को उचित ढंग से कर सके।
इसीलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था के अनुसार सभी के कार्यों के अनुरूप शिक्षा का स्तर को भी विभाजित किया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये बात है कि सभी छात्र, चाहे वह किसी वर्ण से हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या फिर वैश्य हो, उसे वेद की शिक्षा लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जबकि ब्राह्मणों के लिए वेद की शिक्षा अनिवार्य थी। तो क्षत्रिय एवं वैश्य वेद की शिक्षा के साथ साथ युद्ध की शिक्षा और व्यापार अंकगणित की शिक्षा प्राप्त करते थे, जबकि शूद्रों को सिर्फ व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब इसका अगला पॉइंट है भारतीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। वैदिक काल में जितने भी ग्रंथ थे जिनके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी या जिसकी शिक्षा दी जाती थी, कोई भी लिखित रूप में मौजूद नहीं था, यानी सभी अलिखित थे, जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद, ये सारी ग्रंथ जो है वो उस समय अलिखित थे। इसका संरक्षण तभी हो सकता था जब उसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण, क्योंकि उस समय शिक्षा देने की जो व्यवस्था थी वह मौखिक शिक्षा थी। तो इसलिए इसे संरक्षण करने के लिए खास तौर से ब्राह्मणों को पूरा जीवन उसमें देना पड़ता था, ताकि वह अपने पूर्वजों से, गुरु से उसे कंठस्थ याद कर सके। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसे याद करके नहीं संरक्षित किया जाता, तो वह सारी संस्कृति हमारी नष्ट हो जाती। तो इसीलिए कहा जाता था उस समय ब्राह्मणों के लिए यह अनिवार्य था कि वह भारतीय संस्कृति जो वेद, पुराण, उपनिषद के रूप में मौजूद है उसे कंठस्थ याद करते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करके संरक्षित रखे, क्योंकि इसी प्रकार से उस संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता था। अब इसका अगला पॉइंट है आत्म साक्षात्कार। वैदिक काल में मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ स्वयं को जानना भी था। वैदिक काल में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ते, मनुष्य स्वयं अपने आप को खुला रहता है, और जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और वह नश्वर शरीर में हमेशा जन्म लेते रहेगा, अर्थात वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वह अपने आप को जान लेता है तो उस मनुष्य की आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाएगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अतः ही ज्ञान सत्य है, जो असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसा ज्ञान आत्म साक्षात्कार से ही संभव है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्त, अर्थात विद्या से ही मुक्ति मिलती है, और वह मुक्ति तभी मिलेगी जब व्यक्ति अपने आप को जान लेगा, पहचान लेगा, परमात्मा को जान लेगा और उनका अनुसरण करेगा। शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा मनुष्य के अभिन्न अंग है। प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य इनका सर्वांगीण विकास करना है।
अब हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया है, जो कि था वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। इसमें हमने एक एक पॉइंट के अनुसार इसके बारे में जाना कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे और ऐसा उद्देश्य एवं आदर्श जो बनाया गया है। अब हम इसके अगले टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।